नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली ब्लास्ट आतंकियों को फंडिंग करने वाले 2 हिरासत में नूह से पकड़े एक अल फलाह यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रीशियन, 2 नेताओं के नाम भी सामने आए। जयपुर कोकेन केस में ईडी का एक्शन, 70 लाख कैश जब्त, 110 बैंक अकाउंट फ्रीज। एनडीए में विधायक दल का नेता चुनने को लेकर बैठक जारी, तेजस्वी भी कल कर सकते हैं समीक्षा बैठक। नेपाल के बाद अब एक अमेरिकी देश में जिंजी प्रोटेस्ट ने हिला दी सरकार, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 17 नवंबर को बड़ा फैसला, आंदोलन में 1400 से ज्यादा हत्याओं का आरोप, मौत की सजा दिए जाने की मांग। दिल्ली में लाल किले के सामने बम ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद और नूह में आतंक का नेटवर्क लगातार सामने आ रहा है। इसे तोड़ने के लिए एनआईए समेत अन्य जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार मस्जिद, किराएदारों के कमरे, खाद बीज की दुकानें, कारों की बिक्री करने वाले डीलर, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, इन सब की चेकिंग कर रही है। फरीदाबाद के धौज गांव स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े और डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन के संपर्क में आए 200 लोग रडार पर हैं। इसी कड़ी में रविवार को टीम ने नूह शहर की हयात कॉलोनी से 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। इनके नाम रिजवान और शोएब बताए जा रहे हैं। शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन था। दोनों पर आतंकी हमले में फंडिंग करने का आरोप है। जांच में नूह के 2 नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। बता दें कि पुलिस यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंक के पूरे नेटवर्क के रिकॉर्ड एक-एक करके निकाल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल, लेडी डॉक्टर शाहिद सईद, यूनिवर्सिटी की मस्जिद के मौलवी इश्तियाक और एचआर विभाग में कार्यरत जमील को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 82.53 किलो कोकीन केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने 14 नवंबर 2025 को दिल्ली, एनसीआर और जयपुर में 5 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत की गई। ये वही केस है जिसमें एनसीबी ने नवंबर 2024 में भारी मात्रा में कोकीन पकड़ी थी। ईडी ने दिल्ली, एनसीआर और जयपुर में कुल 5 लोकेशंस पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। सभी जगहों पर ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लोगों और कंपनियों की गतिविधियों की जांच की गई। ये छापेमारी उस केस का हिस्सा है जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने नवंबर 2024 में 82.53 किलो कोकीन बरामद की थी। इस बरामदगी के बाद कई व्यक्तियों और कुछ कंपनियों पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था। कार्यवाही के दौरान ईडी को 70 लाख रुपए नकद मिले। इसके अलावा जांच टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे डिजिटल डिवाइस और पैसों के लेन देन से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड भी मिले हैं, जिन्हें एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम तो सामने आ गए। अब एक तरफ जहां एनडीए को बहुमत मिला है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। बहुमत मिलने के बाद एनडीए के घटक दलों के द्वारा विधायक दल का नेता चुने जाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए लगातार बैठकें की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव कल हार की समीक्षा करने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को आज यानी रविवार तक अपने क्षेत्र में वोटर्स के प्रति आभार प्रकट करने, साथ ही धन्यवाद देने को कहा है। इसके बाद 17 और 18 नवंबर को सभी विधायक पटना पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि लोजपा ने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में गोविंदगंज से चुनाव जीते पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों की भी कल बैठक हुई, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के घर में बिखराव की खबरें सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने बगावती सुर अपनाए हैं। उन्होंने आज फिर कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी ने कहा कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ाई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो।
मंत्री अशोक चौधरी ने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर कहा कि ये लालू परिवार का व्यक्तिगत मामला है, इस पर टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरीके का बयान देकर वो गई हैं, वो बहुत मार्मिक और दर्दनाक है। ये लालू और राबड़ी जी के लिए बहुत दुखद बात है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन होने दीजिए, उसके बाद जल्द ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये सब तो बड़ा पारिवारिक और व्यक्तिगत मामला है, इस पर टीका टिप्पणी करना राजनीतिक रूप से उचित नहीं है। लेकिन जो भी लालू जी के साथ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है एक मतलब किसी के भी परिवार में इस तरह की घटना होती है जहाँ भाई भाई में झगड़ा हो, भाई बहन में झगड़ा हो और सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान दे करके जाना और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक है। मैं समझता हूँ कि किसी के घर के लिए बहुत ही और खास करके लालू जी और राबड़ी जी के लिए ही बहुत ही दुखद स्थिति। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी के नेताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। बता दें कि परिहार विधानसभा से लगातार चौथी बार जीत कर आई गायत्री देवी ने कहा कि पार्टी हमें जो दायित्व देगी हम उसका निर्वहन करेंगे। रोहिणी आचार्य को लेकर यह भी कहा गया कि लालू यादव को और तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने पिता को किडनी दी, आज उनको अपमानित किया गया। घर की लक्ष्मी अब चली गई, अब राष्ट्रीय जनता दल का पुनर्विकास नहीं होने वाला है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आगे बता दें कि चौथी बार जो है गायत्री देवी जो परिहार विधानसभा से चुनकर आई हैं। गायत्री देवी जी हमारे साथ है। पहले मैडम बधाई हो आपको। चलिए, आपको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। चौथी बार आप फिर सदन में जाएंगे, सदन में जनता की समस्या को फिर उठाएंगे। सदन में हम आपका लगातार कवरेज करते रहे, लेकिन इस बार क्या रूप होने वाला है, क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का आभार प्रकट करती हूँ जो जनता ने उस लायक समझ के और विधानसभा भेजने के काम की, उनको मैं आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद दिल से देती हूँ। और जो आप कह रहे विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाते थे, हमेशा उठेगा और जनता के लिए आखिरी दम तक मैं लड़ती रहूँगी। इस बार नहीं लग रहा था परिहार में कि आपको पूरा जो फाइटिंग था, एक तरफ ऋतु जायसवाल निर्दलीय चुनाव में लड़ गई, राजद की किसी और वो देखने में लगता था, फेसबुक पर लगता था। अच्छा। कोई फाइटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है और सब जनता के बीच में हम काम करते थे, सब जनता के बीच में रहते थे। सब जनता का जो भी काम हुआ हमने किए हैं, उसकी आधार पर जनता को आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, दुलार मिला। हम सबके साथ रहते हैं। परिहार एक हॉट सीट माना जा रहा था। चौथी बार आप विधायक बनी, क्या मंत्रिमंडल में भी आपको जगह मिलेगी? देखिए, कोई हॉट सीट नहीं है। जनता के आशीर्वाद रहेगा तो कहीं से कितना भी उसके साथ लोग पीछा करेगा, घात करेगा, नहीं होने वाला है। जनता की आशीर्वाद है। और रह गई आप जो बात प्रश्न किए हैं, जो पार्टी का आदेश मिलेगा, जो हमारे राष्ट्रीय के नेतृत्व में जो आदेश मिलेगा वो काम करने के लिए तैयार रहेंगे। चेहरे पे तो खुशी दिख रही है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो परिहार को और विकास होगा। देखिए, फर्स्ट बार कह दिए, जो पार्टी के आदेश से मिलेगा वो काम करेंगे। पार्टी ने हमारे सबसे पहले दिल से आभार प्रकट करती उस लायक समझे परिहार में चौथी बार भेजने के काम किए। आगे जो निर्णय होगा वो रास्ते पर जगह पर उतरेंगे। आखिरी सवाल लेंगे। अभी तेजस्वी यादव की पार्टी में बड़ी टूट देखने को, पहले ही तेज प्रताप यादव अलग हो गया, अब रोहिणी आचार्य जो लालू यादव को किडनी दी, वो कह रहे हैं कि परिवार से नाता उन्होंने तोड़ दिया पार्टी से। देखिए, लालू जी के परिवार में परिवार बाद में उन लोग समेट गए हैं। कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं। बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है और बिहार की जनता चाहते हैं विकास हो। तो विकास के कौन? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किए, जो हर देश के तृतीय स्तर पर बैठाने के काम किए हैं। जो विकास के नरेंद्र मोदी जी का विकास है, वो विकास के लेकर जब भी हम लोग जाते हैं, विकास के लेकर हर गांव हर घर परिवार को पहुंचाते हैं। ये विकास का है। ये जो वोटिंग हुआ है विकास का वोटिंग है, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो और ये दो जो लालू जी तो क्या किए, परिवार में लटक के रह गए, परिवार के अलावा सिमट गए, परिवार के अलावा बाहर नहीं भागे। पहले देखिए, परिवार में पहले अपने पत्नी के मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद बेटा के लिए लड़ाई किए, बेटा भी ने जनता ने नकार दिया, इसके बाद बेटी के किए और इसके बाद घर से जो दरोगा राय के बड़े परिवार के पोती थी, बेटी थी, उसको घर से निकाल के घसीट के बाहर कर दिया। अब देखते हैं रोहिणी आचार्य जो दी
अपना किडनी अपना पिताजी को दी। उस समय तो बहुत शोर हो रहा था, बेटी ने ऐसा काम की, बेटी ने उसी बेटी को घर से निकालने के काम किए। ये तो निंदनीय बात है। ये तो बेटी आंसू घर से बहा के चली जाएगी तो घर के क्या रौनक बढ़ेगा, और रौनक घर जगह बेटी लक्ष्मी होती है घर के। इसीलिए लालू जी परिवार बाद में सिमट के राष्ट्रीय जनता दल का पूरी लक्ष्मी अब खत्म हो गया, पूरे लक्ष्मी खत्म हो गई। जिस बेटी ने आंसू बहार के घर से निकलेगी तो क्या घर में लक्ष्मी रहेगा? नहीं रहेगा। वो विवाद घर का पूरा विनाश हो गया और घर में अब कोई बचा नहीं है। देख रहे हैं पूरे बिहार से आउट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर निकले बाहुबली आनंद मोहन ने कहा कि ये जीत के बाद औपचारिक मुलाकात थी। वहीं रोहिणी आचार्य को लेकर राष्ट्रीय जनता दल से बाहर किए जाने पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले तेज प्रताप यादव को अलग किया गया, अब रोहिणी आचार्य को अलग किया गया। लालू यादव का अब राष्ट्रीय जनता दल में कुछ नहीं चल रहा है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। बातें औपचारिक मुलाकात थी, जीत के बाद जो होता है। चेतन आनंद जी गए थे, हम लोग गए थे मिलने के लिए। कब तक सर कितनी भागीदारी होगी? ये सब तो भविष्य है, अब अभी कुछ दिन इंतजार कीजिए। सब रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ उन्होंने बोला कि हमें चप्पल से मारा गया। ये जूतम पैजार की जो स्थिति आई है पार्टी और परिवार में, पहले तेज प्रताप जी और फिर आज रोहिणी आचार्य के साथ, तो मैं समझता हूँ कि लालू जी को स्ट्रांगली पहल करना चाहिए अब, और ऐसे मामलों में दखलंदाजी उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब रोहिणी ऐसा उनके घर में कोई बेटी नहीं हो जिस तरह से किया गया है। रोहिणी जी का ट्वीट हुआ है कि जिस तरह से जलील किया गया उन्होंने बोला है कि इस तरह की उनकी बेटी उनके घर में कोई जन्म नहीं। अब उनका दर्द छलक के सामने आया है, ये तो वही जवाब दे सकती हैं। लेकिन जो पुअर परफॉर्मेंस रहा पार्टी का, जो घर में परिवार के अंदर जो स्थितियां बन रही, उसमें मौन तोड़ करके लालू जी को सामने आना चाहिए, दखलंदाजी करनी चाहिए अगर परिवार को बचाना है और पार्टी को बचाना है। नवीनगर से बहुत कम वोटों से जीते जदयू के विधायक चेतन आनंद ने कहा कि इतना वोट कभी किसी कैंडिडेट को नहीं मिला। 80,000 प्लस वोट मिला। ये नवीनगर के लिए रिकॉर्ड था कि इतना वोट आज तक जो किसी को नहीं मिल सका वो हमें मिला है। लेकिन कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर भी थी। जनादेश जो भी है उसको हम स्वीकारते हैं। जनादेश एनडीए के पक्ष में रहा, जनता ने भरपूर साथ दिया। आज हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ औपचारिक मुलाकात की है और आशीर्वाद लिया है। मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत कम मार्जिन से आपने वहाँ नहीं, इतना वोट कभी किसी कैंडिडेट को मिला नहीं है। 80,000 प्लस वोट मिला, तो ये अपने आप में नवीनगर के लिए रिकॉर्ड था कि इतना ज़्यादा वोट किसी को कभी नहीं मिला है। उसके बावजूद एक कह सकते हैं कि नेक एंड नेक वाला सिचुएशन था, और जनादेश जो भी था उसको हम लोग स्वीकारते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना। जनादेश जो है एनडीए के पक्ष में रहा और सब लोगों ने जो है भरपूर साथ दिया। बिल्कुल औपचारिक मुलाकात जो होती है एक आशीर्वाद लेने वाली बात थी, और आशीर्वाद हम लोग लेने के लिए गए। राजद से विधायक थे, फिर जाके जदयू को समर्थन दिया। अरे तो ये तो राजद वालों को सोचना चाहिए कि हम किसी टिकट के मोहताज नहीं थे, है ना, जो राजद वाले बोलते रहे, है ना। खैर वो सब बातें अपनी जगह है। हम फिर से पुनः जीत करके आए हैं और आशा उम्मीद है कि जनता की सेवा हम मंत्रिमंडल में जगह मिल रहा है। अब ये सारी बातें हमारे उसकी नहीं है, दायरे की नहीं है, वो तो हाँ मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार। कब तक ओथ की बात है कि कोई डेट फिक्स हुआ है सर? अब वो आप सबको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। चलिए ठीक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ चेतन आनंद समेत कई जदयू के एमएलए हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। फिर से सरकार का गठन होगा। नई सरकार बनाने के लिए बहुमत पेश किया जाएगा। आज एनडीए के तमाम सहयोगी दल जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके आए। सीएम आवास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक, सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस प्रकार एनडीए की बम्पर जीत हुई, उसके बाद जो है नीतीश कुमार जो है कल अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। फिर जो है नई सरकार बनाने के लेकर पेशकश करेंगे। अभी हम सीएम आवास के बाहर खड़े हैं और सीएम आवास में तमाम जो नेताओं के जो है आने की सिलसिला जो जारी है। तमाम जो नेता मुलाकात कर नीतीश कुमार से लौट रहे हैं। अभी कुछ देरी पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा गए थे, उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात कर निकले हैं। आनंद मोहन जो हैं
आनंद मोहन मुलाकात कर नीतीश कुमार से निकले हैं। इसके साथ ही साथ नवीनगर के जो विधायक हैं चेतन आनंद मोहन के बेटे, वो मुलाकात किए और मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है सुरक्षा के लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। तमाम जो देख रहे होंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया और तमाम जगह जो है बिहार पुलिस और CRPF को भी तैनात किया गया। तस्वीर आपको जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। बता दें कि एनडीए के जिस प्रकार बम्पर जीत हुई उसमें अब जो है नई सरकार बनाने के लेकर जो है दावा अब पेश किया जाएगा। बता दें कि एनडीए को जो है कुल सीट जो मिली उसमें बीजेपी को 89 सीट है और जदयू को जो 85 सीट और LJP जो चिराग पासवान की पार्टी है उनको 19 सीट मिली है और हम पार्टी को 5 सीट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उनको 4 सीट मिली थी। और ऐसे में बीजेपी इस बार जो है बीजेपी की ओर से जो है लगातार कवायद पहले भी चली है कि मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन देखने वाली बात होगी कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने पद से इस्तीफा देते हैं फिर नई सरकार को लेकर जब राज्यपाल के पास पेश करते हैं जो लिस्ट है वो लिस्ट सौंपते हैं, उसके बाद देखने वाली बात होगी क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है फिर से 10वीं बार क्या मुख्यमंत्री पद के लेकर शपथ लेने जाएंगे या फिर जो है बिहार में जो है कुछ नई परिवर्तन होने वाली है। बीजेपी क्या अपनी CM जो है वो CM घोषित करेगा, क्योंकि अभी जो भी है सस्पेंस जो है बरकरार बना हुआ है। और इससे पहले जो तमाम नेता यहाँ पे मुलाकात करने के लिए पहुँच रहे हैं। चिराग पासवान कल मुलाकात किए और आज जो है उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात किए, जीतन राम मांझी मुलाकात किए। और उसके बाद बता दें कि जो कल जो है संभावित मंत्रियों के अगर देखा जाए जब नई गठन होगी सरकार की, जब नई गठन होगी 18वीं विधानसभा की जब गठन होगी उसमें संभावित जो मंत्रियों का नाम है जिसमें विजय कुमार चौधरी जो नीतीश कुमार का खास करीबी रहे हैं, जो जदयू की ओर से अगर लिस्ट में देखा जाए तो विजय कुमार चौधरी का सबसे पहले नाम है। उसके बाद जो है विजेंद्र यादव जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और अभी जो बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं उनको जो है जिम्मेदारी मिल सकती है। तो वहीं जो है इसके साथ ही साथ लेसी सिंह को जिम्मेदारी मिलेगी, महेश्वर हजारी और जयंत राज। और इसके साथ साथ बीजेपी की ओर से देखा जाए तो बीजेपी की ओर से जो है फिर से डिप्टी CM जो है अगर बनाया जाएगा, अगर जिस प्रकार अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अगर 10वीं बार शपथ लेंगे तो डिप्टी CM के रेस में सम्राट चौधरी का नाम जो है सबसे आगे है। सम्राट चौधरी एक डिप्टी CM होंगे। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भी ओर से जो दावा की जा रही है कि वो भी एक अपना डिप्टी CM देगा। तो देखने वाली बात होगी कि विजय सिन्हा को इस बार जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या फिर जो है कैबिनेट से विजय कुमार सिन्हा के जो है बाहर किया जाता है। अब जो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे उसके बाद सब कुछ जो है क्लियर तस्वीर हो जाएगा, क्या मुख्यमंत्री फिर से शपथ लेंगे या फिर जो है कुछ नया परिवर्तन होने वाला है। सहयोगी गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके के बाद सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कड़े कदम उठाए हैं। इस घटना के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था, जिसे अब फिर से खोल दिया गया है। DMRC की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि यात्रियों के लिए दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट फिर से खोल दिए गए हैं। दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन पर स्थित ये स्टेशन ऐतिहासिक लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक इलाके समेत दिल्ली के कई प्रमुख स्थलों के लिए यात्रियों के लिए मुख्य बताया जाता है। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में समुद्रयान आकार ले रहा है। इस वैज्ञानिक पनडुब्बी के हिस्से असेंबल हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहले समुद्रयान के 100% पार्ट्स इंपोर्ट किए जाने थे, लेकिन कोविड और जियोपॉलिटिकल कारणों से पार्ट्स नहीं मिल पाए। नतीजन अब 2025 में समुद्रयान के 50% हिस्से भारतीय संस्थानों ने ही तैयार कर लिए। NIOT के उपनिदेशक S रमेश ने कहा कि समुद्रयान का बेसिक फ्रेम मत से 6000 कम्युनिकेशन, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर भारत में ही विकसित किए गए हैं। कुछ कैमरे, सेंसर, ऑक्सिक फोन और सिंटेक्टिक फोम आयात करने पड़े। लक्ष्य है कि 2026 में 30 मीटर, 200 मीटर और 500 मीटर की गहराई में समुद्रयान के 3 अलग-अलग रिहर्सल और टेस्ट होंगे। सभी उपकरणों और हर हिस्सों को नॉर्वे की एजेंसी DNV से सर्टिफिकेशन हासिल हो चुका है। जमुई सदर प्रखंड के सरारी गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या सरारी की इमारत अत्यंत जर्जर अवस्था में है। यहां छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यालय की दीवारों में बड़ी दरारें हैं और छत से सरिया बाहर निकल आया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। विद्यालय में कुल 4 कमरे हैं, जिनकी हालत चिंताजनक है। ग्रामीणों के मुताबिक साल 1964 में स्थापित इस विद्यालय की स्थापना के बाद से अब तक कोई मरम्मत नहीं कराई गई। सरकारी दावों की माने तो यहाँ शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर
की स्थिति बेहद अच्छी है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो दावे को बिल्कुल उलट बताती है। कोई शनिवार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शनिवार 1 बजे स्थानीय संजय शाह ने बताया कि ये बिल्डिंग बिल्कुल एकदम जर्जर हो चुकी है। कई बार विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। टीम के पहुंचने पर कई अभिभावकों ने बताया कि पिछले 10 सालों से विद्यालय की हालत बेहद गंभीर है। स्थानीय निवासी संजय कुमार साव ने कहा कि उनके बच्चे डर के साए में स्कूल जाते हैं, क्योंकि दीवारें इतनी क्षतिग्रस्त हैं कि कभी भी गिर सकती हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से जल्द नया भवन बनाने की मांग की है। सहायक शिक्षक और वहां के स्थानीय ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको, सुनिए। विनोद कुमार, यहाँ सहायक शिक्षक हूँ। सर, विद्यालय का जो भवन है वो जर्जर है सर, किसी हालात में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर। इस संबंध में मैंने विभाग को कई दफे लिखा है। यहाँ तक कि जो पदाधिकारी आए हैं उनको मैंने स्वयं भवन की स्थिति दिखलाया है। उसके बावजूद अभी तक इस पर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे सर कभी बड़ी खतरा हो सकती है सर। बड़ी खतरा हो सकती है, इस संबंध में मैंने अपने उच्चाधिकारी को बताया है। नाम हुआ संजय कुमार साहब। संजय जी, स्कूल के विद्यालय का जो दीवार है वो जर्जर है, इसके हालात में बच्चे आपके हम तो मांग यही करेंगे कि जिला प्रशासन से कि इसको जांच किया जाए और बिल्डिंग पूरा जर्जर स्थिति है इसको बनाया जाए। कितने सालों से ये जर्जर होगा? ये हमको लगता है 10 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं होता है। इसी जर्जर भवन के बीच हाँ, में बच्चे पढ़ रहे हैं। खतरा हो सकता है कभी? कुछ भी हो सकता है। कौन सा विद्यालय है? उत्कर मध्य विद्यालय सरारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं निकला, उम्मीद है अब ये नहीं होगा। फारूक ने कहा कि इसमें हमारे 18 लोग मारे गए, हमारी सीमाओं से समझौता किया गया। फारूक अब्दुल्ला आगे ये भी कहते हैं कि दिल्ली धमाके को लेकर हर कश्मीरी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। वो दिन कब आएगा जब वो मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछिए कि इन डॉक्टर्स को ये रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, क्या वजह थी। इसकी गहन जांच और अध्ययन की जरूरत है। पूर्व सीएम ने श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके की घटना पर कहा कि ये हमारी गलती है। जो लोग इस विस्फोटक को बेहतर समझते हैं, उन्हें हैंडल करना जानते हैं, हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि खुद उन चीज़ों में दखल करें जिसके बारे में पता नहीं है। आपने नतीजा देखा होगा, 9 लोगों की जान चली गई, वहाँ घरों को कितना नुकसान हुआ होगा। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। लखीसराय में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल, लेंथ मशीन और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। 6 तस्कर गिरफ्तार हुए। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के अनंतपुर गांव में पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। जानकारी है कि किराए के मकान में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। सभी तस्कर मुंगेर के बताए जा रहे हैं। एसपी अजय कुमार मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। नवगछिया पुलिस जिला में बड़ी वारदात की घटना सामने आई है। किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अहले सुबह खेत में किसान का शव पड़ा मिला। इस्माइलपुर थाना इलाके के रहने वाले ननकू मंडल के रूप में मृतक की पहचान हुई है। शाम में मकई के खेत में खाद का छिड़काव करने निकले ननकू मंडल देर रात तक जब घर नहीं लौटे तो सुबह खेत में उनको ढूंढने के लिए उनके परिजन निकले, लेकिन उनके परिजनों को उनका शव बरामद हुआ। इलाके में फिलहाल सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर इस्माइलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। अपराधियों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पहचान अगर देखा जाए तो मामला जो है वो नवगछिया पुलिस जिला के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के मेघल टोला स्थित एक खेत का बताया जा रहा है। नेपाल के बाद अब अमेरिका के एक पड़ोसी देश में जेनजी आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। मेक्सिको में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ जनरेशन जेड के आह्वान पर शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इससे सरकार के हाथ पैर फूलने लगे। ये प्रदर्शन मुख्य तौर से राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम सरकार की सुरक्षा नीतियों और ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ नरमी के खिलाफ किया जा रहा है। खासकर मिशोआकान राज्य में ड्रग तस्करों के विरुद्ध अभियान चला रहे मेयर कार्लोस मंजो की हत्या के बाद आंदोलन ने तेजी पकड़ ली। जेड इस आंदोलन को विपक्षी दलों के विभिन्न आयु वर्ग के नेताओं और समर्थकों का भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में इस आंदोलन ने अब व्यापक रूप धारण कर लिया है। ये प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अंत में कुछ युवाओं के साथ पुलिस के बीच झड़पें भी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर, पटाखे, लाठियां, जंजीरें सब कुछ फेंका। साथ ही उनकी ढालें और अन्य उपकरण भी छीन लिए। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।